असलम नाज़रीन, बजट आ गया और जो आपकी सारी उम्मीदें थी गवर्नमेंट ने तोड़ दी और बजट में कुछ भी नहीं है। एक तीन चार बड़े नॉनसेंसिकल चीज़ें हैं बजट में। एक तो बजट की वैल्यू श्रिंक की है पिछले सालों से, 18,000 अरब से अब हम 17,000 अरब पे आ गए हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो परचेज पावर है वो चेंज कर गया, लेकिन पाकिस्तान का बजट श्रिंक कर गया। बजट के अंदर गवर्नमेंट ये बता रही थी, उनके पेड जो स्पोक्सपर्सन होते हैं वो बता रहे थे कि जनाब बजट में बहुत सारी रिलीफ्स हैं, लेकिन हमें ये पता था, हम आपको बता रहे थे कि आईएमएफ का जो बजट होता है वो किसी भी दौर में आए उसमें रिलीफ्स उस तरह नहीं हो सकती, ज़्यादा फोकस होता है रेवेन्यू कलेक्शन पे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बजट के अंदर सोलर इंडस्ट्री को डिस्करेज किया गया है, उसके ऊपर गालबन 18% का टैक्स लगाया गया है। जो इंपोर्टेड सोलर पैनल्स हैं लोकल को प्रमोट करने के लिए, पर लोकल सोलर पैनल यहाँ पे फीजिबल ही नहीं है बनाना, मैन्युफैक्चर करना। उसकी वजह यह है कि जितनी महंगी यहाँ बिजली है वो आपको लगभग फ़ॉरेन वाले की प्राइस का ही पड़ जाता है। गाड़ियों का इंपोर्ट 3 साल से उठा के 5 साल पुरानी गाड़ियाँ कर दी है, जिससे आपकी लोकल इंडस्ट्री अफेक्ट होगी। रियल एस्टेट के ऊपर एक फ़र्जी रिलीफ दिया गया है, कहीं पे 4% को उठा के 2.5% कर दिया गया, कहीं पे 3% को उठा के 1.5% कर दिया गया है। लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर में पैसा तब आता है जब मार्केट में पैसा हो। जो आपके फ़िक्स डिपॉजिट अकाउंट्स थे बैंक्स हैं, उनके ऊपर मज़ीद टैक्स लगा दिया गया है, यानी कि जो आपका प्रॉफिट होता था उससे पहले एक विद होल्डिंग कटती थी वो इंक्रीज़ कर दी गई है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो टारगेट एफपीआर ने लिया है कि वो रेवेन्यू कितना कलेक्ट करेंगे, वो 14,000 अरब का है। जो ये टारगेट है वो 18.5% से ज़्यादा है पिछले साल की बनिस्बत, यानी कि पिछले साल 18.5% टारगेट इससे कम था। पिछले फिस्कल ईयर में हमने हर क्वार्टर में फेल किया है एफबीआर का टारगेट मैच करने के लिए। पिछले क्वार्टर के अंदर आईएमएफ तो बाकायदा हमारा टारगेट कम करवाया और कहा कि एफबीआर एक फ़र्जी टारगेट देता है जिसको अचीव नहीं कर सकता। तो ये पैसे इकट्ठे कैसे हुए किसी को पता नहीं। बेसिकली जो आपका बजट है ना, उसका जो लुबे लुभाव है, जो हम आपको अब तकरीबन 2 हफ्ते से प्रेडिक्ट करके बता रहे थे, 16,280 अरब का बजट है, जिसमें से 8,206 अरब सिर्फ और सिर्फ डेट पेमेंट का है, यानी कि बजट का आधा हिस्सा डेट पेमेंट पे जा रहा है। 1,055 अरब पेंशन्स में जा रहा है, 2,000 यानी कि 2,550 अरब 2,550 अरब जो है डिफेंस अफेयर्स एंड सर्विसेज में जा रहा है, 1,927 अरब ग्रांट्स एंड ट्रांसफर जाएंगे, जो प्रोविंसेस को और कुछ डिपार्टमेंट्स को ग्रांट्स जाते हैं उसमें जा रहा है। 1,180 अरब जो है वो जा रहा है आपका सब्सिडीज़ को। रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट में 971 अरब जा रहा है। लगभग बी डेवलपमेंट एंड नेट लेंडिंग जिसमें फेडरल पीएसडीपी आता है उसमें 1,000 अरब है। तो ये टोटल कुल मिला के जो आपका एक्सपेंस बन रहा है, और इसमें शामिल कर लें लगभग 8,000 अरब जो एनएफसी अवार्ड में जाएगा प्रोविंसेस को, तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर 25 से 26 का बन रहा है 17,500 अरब। और जो बजट एलोकेशन आपके पास करंटली था वो था 16,000 अरब। इसकी जो रेवेन्यू कलेक्शन का शेयर है वो 14,131 अरब एफबीआर की तरफ है। 8,206 अरब जो है वो प्रोविंसेस ने करके देना है। 5,140 अरब जो है वो आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू है, और इसका कुल मिला के आपने इस टारगेट को अचीव करना है। ये टारगेट आपका अचीव नहीं होगा, ये मैं आपको 2025 के फिस्कल ईयर के स्टार्ट में बता दूँ। जब आप 26 से 27 का बजट बनाएंगे उससे पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने मज़ीद लोन्स लिए हैं इस टारगेट को अचीव करने के लिए। और पाकिस्तान की जो जीडीपी है उसको 4.2% पे प्रेडिक्ट किया गया है, और इन्फ्लेशन को 7.5% पे खुद प्रेडिक्ट किया। यानी कि समझ जाएं आप, ना आपकी जीडीपी 4.2% होनी है अगले साल, और ना ही जो आपकी इन्फ्लेशन है वो 7.5 पे कंट्रोल होनी है। जीडीपी आपकी रियलिस्टिक 2.5 2.3 बताई जा रही है, 2.5 to 2.75 बताई जा रही है, और आपकी इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन 11-12% पे होगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस बजट में कुछ भी नहीं था जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करे। इनफैक्ट जो नई लेवीज़ 2.5 रुपया पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर डाल दी गई हैं, उससे आपका तेल मज़ीद महंगा होगा। और ये भी बता दिया गया है कि 26 से 27 में 5 रुपया ये लेवी बढ़ा दी जाएगी। तो बुनियादी तौर पे इस बजट के अंदर क्या है, इस बजट के अंदर एक रिलीफ का पॉइंट सरकार ने बनाया है, और वो लगभग 25% वर्किंग पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। सॉरी मोहम्मद, 20% वर्किंग पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। सालाना 6 लाख से लेके 12 लाख जिनकी तनख्वाह थी उनका टैक्स रेट सेट हुआ है 1% पे। पहले वो दे रहे थे रफली 30,000 पे, अब वो देंगे 6,000 पे।
12 लाख से 22 लाख का पहले रेट था 15%, उसको रिड्यूस किया गया है 4% और 11% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि जो 12 से 22 लाख वाले एम्प्लॉयज़ थे वो पहले दे रहे थे 330, अब वो देंगे 242 पर ईयर टैक्स की मद में। इसी तरह रिलीफ बनाई गई है 22 लाख से 32 लाख, सो ऑन एंड सो फोर्थ, अपर ब्रैकेट्स तक। अब ये बजट जब पेश किया गया तो अपोजिशन ने वही काम किया जो हर बजट पे हर अपोजिशन करती है, उन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने टेबल पे बैंक की चीज़ें, उन्होंने कहा कि जनाब बनता नहीं है ये बजट पास होना क्योंकि IMF पास बजट है। ये वही तोमते हैं जो PTI पे पहले नून लीग लगाती थी और नून लीग के दौर में PPP लगाती थी और PPP के दौर में नून लीग लगाती थी, तो ये बैक एंड फोर्थ चलता रहता है। लेकिन बजट पे एक्चुअल बहस नहीं हुई। मोटा मोटा बता दिया गया कि लगभग 5 ट्रिलियन के करीब टैक्स एग्जम्पशन दिया गया है प्रिविलेज लोगों को इस बजट के अंदर, हर बजट में दिया जाता है। पाकिस्तान का जो भी बजट बनता है उसके अंदर चोर दरवाजे रखे जाते हैं एलीट लोगों के लिए कि वो पैसा कमा सके, पैसे को मूव अराउंड कर सके। इनफैक्ट जो बैंकिंग सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बजट बनाया गया है उसमें तो बहुत सारी रिलीफ्स दी गई हैं बड़े बैंक्स को। अब इस सारी सिचुएशन में आप कहेंगे जनाब हमारा क्या होगा? हमारा वही होगा जो 70 साल से हो रहा है। तो मुअज़्ज़ब अल्फाज में ये कहते हैं कि ज़्यादा मेहनत कर लें, आप ज़्यादा पैसे कमा लें, 2 नौकरियां कर लें, क्योंकि पूरी आपसे डलनी नहीं है। एक तासुर ये दिया जाता है कि जो सोलर पैनल्स हैं ये बेसिकली एलीट लोगों ने लगाए हैं। सर ये अब आपकी मिडिल क्लास भी लगा रही है। इनफैक्ट लोकल स्कीम्स आ चुकी हैं सोलर पैनल्स की जहाँ पे किस्तों पे सोलर पैनल मिल रहे हैं। उसकी वजह है कि बिजली के बिल लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सब कुछ हो इसलिए रहा है कि IMF के टारगेट्स आप अचीव कर लें। हमने आपको पहले भी बताया था कि IMF का जो टोटल डेट का हिस्सा होता है वो बहुत थोड़ा होता है, लेकिन फिर भी उसको हमने सर पे सवार किया होता है। क्यों? क्योंकि IMF लोन पॉलिसी के तहत आपकी रेटिंग्स बन रही होती हैं, उसके तहत आप FDI अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने आज तक की नहीं है। हमारे जितने मर्जी IMF की रेटिंग अच्छी हो जाए, दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन की रेटिंग अच्छी हो जाए, FDI हमारे मुल्क में आती नहीं। उसकी वजह ये है कि हम यहाँ पे माहौल पैदा नहीं करते FDI के लिए। हमारे मुल्क की तारीख़ की सबसे बड़ी जो FDI आई थी ग्वादर पोर्ट के लिए और CPEC के लिए, हमने उसका क्या किया वो आप सबके सामने है। $32 बिलियन डाउन द ड्रेन है। जो ईरान ने हमारे साथ मुआहदा किया था गैस पाइपलाइन का, उसके पैसे भी दिए थे, उसका भी हमने क्या किया आपके सामने है। तो ये वो वजूहत हैं हमारे मुल्क में FDI नहीं आती। इसके बावजूद हम फिर भी IMF को बहुत सीरियस लेते हैं। एक खुशाइन चीज़ ये हुई है कि गवर्नमेंट ने रिकगनाइज़ किया है इम्पोवरिश्ड एरियाज़ को। इम्पोवरिश्ड एरियाज़ कौन से थे? बलूचिस्तान को। उनको एक लार्ज शेयर दिया है सेंट्रल बजट के 1000 अरब डेवलपमेंट का। उन्होंने कहा जी 25% हम बलूचिस्तान पे खर्च करेंगे ही करेंगे। ज़ाहिर है 70 साल की जो इनजस्टिसेज हैं वो अकेले इससे तो सॉल्व नहीं होती, पर ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। अब इसी के साथ साथ अगर आप वहाँ रूल ऑफ लॉ भी कर लें, कोर्ट्स का निज़ाम भी बना लें, लोगों को जस्टिस भी दे दें और मिसिंग पर्सन से केसेस को सॉल्व भी कर दें, तो मेरा ख्याल है बहुत बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन उन्होंने जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, आज़ाद जम्मू कश्मीर प्रोग्राम है, गिलगित बल्तिस्तान और न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनके लिए भी 2000 अरब रुपए के करीब मुख्तस किया है। अब आने वाले कुछ दिनों के अंदर हमें पता चलेगा एग्जैक्ट इम्पैक्ट किस किस इंडस्ट्री पे क्या होता है। अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो उसने उसी तरह परफॉर्म किया बजट के अनाउंसमेंट के बाद। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट मेंटेन कर पाती है कि नहीं। जो आपकी सीमेंट इंडस्ट्री है उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बजट के हुए हैं क्योंकि वो सेट के नाम पे फेवरेबल निकले हैं। सीमेंट आपकी बहुत क्रिटिकल है क्योंकि जब सरकार ने अनाउंस किया कि हम 2 लाख लो कॉस्ट घर बनाना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली सीमेंट इंडस्ट्री, सरिया इंडस्ट्री, ईंटों की इंडस्ट्री बूस्ट होती है। अनफॉर्चुनेटली ये 2 लाख घर बनेंगे या नहीं, क्योंकि हमने ये इमरान खान दौर में भी सुना था, उससे पहले हमने ये नून लीग के दौर में आशियाना हाउसिंग स्कीम के तहत सुना था जिसका बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल निकला था। बाद में लोग बरी-जुमा हो गए थे, लेकिन ये मेन बुनियाद था फवाद को उठाने का। तो ये सारी चीज़ें मुबैना तौर पर बताई जाती हैं, लेकिन बज़ाहिर एक डॉक्यूमेंट को देखते हुए कोई मेजर रिलीफ नहीं है। यहाँ पर हम आपको कहते हैं जी बहुत बड़ा रिलीफ आपको मिल जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, ये स्टोरी तकरीबन आप समझे 1 महीने से बन रही थी। इंटरनेट पे आप लोगों ने देखा होगा रजब भट्ट के हवाले से। जी हाँ, हम दोबारा घूम के फुल साइकिल उधर आ गए और रजब भट्ट के एक कज़न बताए जाते हैं मुबैना तौर पे, सलमान भट्ट साहब, जिनका एक रिश्ता कायम था एक खातून आयशा जट नामी के साथ, और वो रिश्ता ख़त्म होने पर वो लोग सोशल मीडिया भी शो मचा रहे थे और कोर्ट कचहरी भी कर रहे थे, वकला भी कर रहे थे, एक दूसरे पर लान थान कर रहे थे। उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, इसकी वजह ये है कि ये नॉनसेंस बातें होती हैं। लेकिन जो पर्चा हुआ है वो पर्चा मैं बताना चाहूँगा आपको, और वो पर्चा सलमान भट्ट, रजब भट्ट, मान डोगर और कई और लोगों पे हुआ है, तकरीबन
5 लोगों पे ये पर्चा हुआ है। आजकल के दौर में पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स होना इंतहाई ज़रूरी है। आप कोई भी काम करें, कारोबार हो, नौकरी हो, स्कूल के अंदर हो, जितना आप अच्छा बोलेंगे, जिस तरह आप आर्ग्यूमेंट्स और थॉट्स अपनी प्रेजेंट करेंगे, उतनी ही मकबूलियत आपको मुआशरे में मिलेगी। क्लैरिटी ऑफ थॉट डायरेक्टली रिलेटेड है क्लैरिटी ऑफ स्पीच को। तो ईऑन पे हमने डिसाइड किया कि हम पहली दफ़ा कोर्स ऑफर करेंगे पब्लिक स्पीकिंग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर। हम चाहेंगे कि आप ये कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें। इसके फिजिकल सेशंस भी होंगे और ऑनलाइन सेशंस भी होंगे। एक तो हमारे चैनल को सपोर्ट हो जाता है और हम फील करते हैं कि एक स्किल जो हमारे पास है, जिसका हमारा इंडिविजुअल बैकग्राउंड भी है, हम वो आपको सिखा सकते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। थैंक यू। उसमें अलेज किया गया है, मैं अलेज का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहूँगा क्योंकि ये चीज़ प्रूव नहीं हुई, कि रजब भट्ट के कज़न सलमान ने इस खातून को नशा आवर सामान दे के इनके साथ जिनसी ज़्यादती की और इनकी गैर मुनासिब वीडियोज़ बनाई, जो बाद में इनकी बहन को दिखा के और इनको दिखा के ब्लैकमेल किया गया। इनको कमरे में बंद किया गया, डांटा गया, डराया गया, धमकाया गया और इसके तहत उन्होंने FIR रजिस्टर की है इन लोगों के ख़िलाफ़। अब ये बहुत सीरियस एलिगेशन है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे इस वक्त पंजाब में चीफ़ मिनिस्टर जो हैं वो एक ख़ातून है, उनके जोन में ये चीज़ हुई है और जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो बता रहा है कि औरतें और बच्चे पंजाब में सेफ़ नहीं हैं। 60,000 केस रजिस्टर हुए हैं जहाँ पे वायलेंस या सप्रेशन या इंटिमिडेशन ऑफ औरतें और बच्चे किए गए हैं और जिसमें सिर्फ 924 सस्पेक्ट्स कन्विक्ट हुए हैं और उसमें से लगभग जो 2300 लोग हैं वो बरी जुमा हो गए। ये आपका ह्यूमन राइट्स कमीशन बता रहा है। तो वहाँ पे इतने हाई प्रोफाइल यूट्यूबर, मेरा ख्याल है सेफ़ टू से कि पाकिस्तान का शायद सबसे बड़ा यूट्यूबर, आई मीन जो उनके नंबर्स और मैट्रिक्स हैं उसमें तो सबसे बड़े हैं। उनकी हर वीडियो 23 लाख, 24 लाख, 30 लाख करती है, इतने लोग उनको देखते हैं। तो उनकी तरफ से ये एक्टिविटी परफॉर्म की गई है। रजब भट्ट के ऊपर कई और एलिगेशंस पहले भी लगती रही हैं कि वो इंटिमिडेशन टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, प्रेशर डालते हैं और जब भी उनके इंटरव्यू किए गए हैं, चाहे नादर अली की तरफ से या किसी और की तरफ से हो, तो इन चीज़ों पर ज़्यादा बात नहीं की गई। वो सॉर्ट ऑफ लाइक एक सोशल डिस्कोर्स पे ही गुफ्तगू हो रही होती है। लेकिन ये इतना सीरियस एलिगेशन है कि मेरा ख्याल है इस पर स्पीडी ट्रायल होना चाहिए ताकि इसका रेजोल्यूशन मिल सके। क्योंकि अगर उस बच्ची के साथ ये वाकई ज़्यादती हुई है तो ये बहुत खौफनाक चीज़ है कि लाहौर शहर के अंदर इतने हाई प्रोफाइल लोग ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। और अगर उसने ये तोहमत लगाई है तो ये एक्सपोज होनी चाहिए। बिकॉज दोनों तरफ अगर आप देखें तो आपने अलेज किया है रेप और ये बहुत सीरियस एलिगेशंस होती हैं, ज़िंदगियाँ तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। रजब भट्ट की ख़ुद शादी हुई है, उसकी अपनी बहन है, हम सब की बहनें होती हैं। तो ये बहुत एक मैं समझता हूँ सीरियस मैटर है, इसको रिड्रेसल की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि मरीम नवाज़ साहिबा ख़ुद इस मैटर को टेकअप करें। क्यों? क्योंकि रजब भट्ट ख़ुद स्पीकर असम्बली के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे होते हैं, उनके बेटे के साथ उनकी अच्छी दोस्ती हैं। तो ये नून लीग के लिए नहीं अच्छा कि इतने हाई प्रोफाइल बंदे के जिनसे आपकी पार्टी के बड़े बड़े लोग फेर रहे होते हैं उन पर यह एलिगेशन लग रही होती है। पाकिस्तान ने 1600 स्कॉलरशिप्स इंडियन हेल्ड मकबूजा कश्मीर के लिए भी मुख्तस की हैं, जहाँ पे वो उनको पैसे देंगे तालीम के लिए। अब इसको इंडिया किस तरह इंटरप्रेट करेगा कि हम 1600 दहशतगर्द तैयार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम 1600 बच्चों को तालीम का मौका दे रहे हैं जिनको इंडिया दबा रहा है वहाँ पे। तो ये एक अच्छी मूव है, मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत थी। इमरान खान का जो पॉलीग्राफ टेस्ट है उस पर जो वर्डिक्ट है वो रिज़र्व कर दिया गया है और आज इमरान खान साहब का 190 मिलियन पाउंड केस की सुनवाई होनी है। फिर एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, शहबाज गिल साहब ने और PTI अमेरिका ने अनाउंस किया कि जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका जाएंगे वाशिंगटन एक स्पीच देने तो वहाँ पे वो एहतजाज करेंगे। जब ये सवाल गौहर खान साहब से किया गया कि जनाब PTI जो है वो फील्ड मार्शल के खिलाफ एहतजाज करी, तो उन्होंने कहा जी PTI ऐसा कोई एहतजाज नहीं कर रही और हमने ये अनाउंस नहीं किया। जिस पे शहबाज गिल साहब आग बगोले हो गए। उन्होंने कहा जी आप हमें जमात से निकाल दें, आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि PTI एहतजाज नहीं करी। अलीमा खान साहिबा ने भी इस पर अपना मौक़िफ़ दिया जब उनसे सहाफ़ियों ने अडियाला के बाहर पूछा कि जनाब जो अमेरिका में एहतजाज हो रहा है आप उसके बारे में क्या ख्याल है। तो उन्होंने बड़े मासूमाना तरीके से कह दिया कि जनाब एहतजाज जो है वो हर किसी का हक़ है और होना चाहिए। इस पे सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि जी एहतजाज जो होता है वो तो पॉलिटिकल लीडर से ख़िलाफ़ होता है, ये तो फील्ड मार्शल से खिलाफ एहतजाज क्यों? तो उन्होंने कहा जी एहतजाज तो किसी के ख़िलाफ़ भी हो सकता है, कोई जुल्म करेगा तो आवाज़ तो बनेगी। इससे आपको साफ नज़र आता है कि PTI के अंदर फैक्शन है। गौहर साहब जो हैं वो एक और पेज पे हैं, अलीमा खान साहिबा एक और पेज पे, शहबाज गिल साहब किसी और ही जहान में ऑल टुगेदर। इंटरेस्टिंगली इनफ ये जो लोग बाहर एहतजाज करते हैं ये इनका कितना असर और असूख लोकल पॉलिटिक्स से पड़ता है वी डोंट नो। अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आपको याद होगा कि लंदन के अंदर शयान ने बहुत एक लंबा और तवील एहतजाज रिकॉर्ड कराया था और यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था।
मैं इसको ना नेगेटिव ना पॉजिटिव में देख रहा हूँ, मैं इसको सिर्फ एक रियल टर्म इम्पैक्ट में देख रहा हूँ कि जो एहतजाजात आप बाहर करते हैं उसका क्या इम्पैक्ट होता है। इवन जो हमारे लोकल एहतजाज हुए थे उसके बाद हमने मज़ीद सख्तियाँ ही देखी थी। दर हकीकत अगर आप सिस्टम को मफलूज नहीं करेंगे तो सिस्टम आपकी बात सुनने का नहीं, अगर आप इस रूट जाना चाहते हैं। ये पीटीआई की अपनी चॉइस है कि वो एहतजाज के रूट जाना चाह रही है। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पीटीआई जो है वो मुफाहमत में नहीं बिलीव करेगी, वो हेड ऑन जाएगी। इनफैक्ट वो अपनी तैयारियां उस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। वैसे मुबैना तौर पर बताया जा रहा था कि जी 11 तारीख वो है जब इमरान खान साहब को बेल हो जाएगी। आज 11 तारीख है तो हम देख लेंगे आज बेल होती है कि नहीं। मेरी अपनी राय ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और इमरान खान साहब फ़िलहाल जेल में ही रहेंगे। कोई ऐसी सिचुएशन बन नहीं रही जहाँ पर इमरान खान साहब को कोई एग्ज़िट दिया जाए। पाकिस्तान ने दोबारा से अपनी मुहिम यहाँ से जो इल्लीगली आए हुए लोग हैं उनको निकालने की शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि 2,16,000 इल्लीगल फॉरेनर्स को हमने रीपेट्रिएट कर दिया है पिछले साल अप्रैल 1 से। अब एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ बताना चाहूँगा, आप लैंग्वेज नोट करें, इससे आपको सियासतदानों की समझ आएगी। आज से 1 साल पहले सब कह रहे थे कि जो अफ़गानी यहाँ पे घुसे हुए इनको बाहर निकालो, जो अफ़गानी यहाँ घुसे हुए इनको बाहर निकालो। अब कह रहे हैं और हर जगह बताया जा रहा है कि जो इलीगली लोग आए हैं उनको बाहर निकालो। यहाँ कौन इलीगली आया हुआ है सिवाय अफ़गानियों के? ये आपकी लैंग्वेज क्यों चेंज हुई है? क्योंकि आपके मरासिम अफ़गानिस्तान से ठीक हो गया। आज से 1-1.5 साल पहले आपके मरासिम ठीक नहीं थे, आप इसलिए उनको हर जगह तुन रहे थे, हर फोरम पे जाके। अब चाइना ने बैठ के आपकी सेटिंग करा दी है, तो अब आप इलीगल एलियंस करके कर रहे हैं। जिस तरह वहाँ से तालिबान ने अनाउंस किया कि जनाब जो लोग अफ़गानिस्तान से निकल के पाकिस्तान जाके जिहाद करते हैं वो घर वापस आ जाएं। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान बरादर मुसलमान मुल्क है, यहाँ जहाजूत कोई नहीं होनी। और जो ना आया उनकी फैमिलीज़ को हम अंदर कर देंगे और तुन के रख देंगे। तो ये जो लैंग्वेज होती है ना पॉलिटिक्स में चेंज कर जाती है। इसलिए जो इंडिया बकवास कर रहा है आजकल उसकी सेंस नहीं बनती। जयशंकर साहब वैसे तो कुछ बोल नहीं पाते, ट्रम्प साहब ने सीज़फायर भी अनाउंस कर दिया, इंडिया की ऑटोनॉमी भी छीन ली, इंडिया को दुनिया जान ने बेइज्जती भी कर दी। लेकिन जयशंकर साहब ने भी बड़ा सख्त बयान दिया है कि जनाब अगर पाकिस्तान कोई टेरर एक्टिविटी दोबारा इंडिया में कराएगा तो हम पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। ये पता नहीं घुस के मारने का क्या शौक़ है। आप पहले भी घुसे थे, मार के हमने आपको वापस भेज दिया। सीज़फायर आपने एक्सेप्ट कर लिया ट्रम्प का। हर जगह दुनिया में आप रोते पिट रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, देखो उन्होंने क्या किया। तो इंडिया जो है इट कैन नॉट कैच अ ब्रेक इस वक्त। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा ख्याल है कि अब उनके बारे में बात करना भी ना एक बैड टेस्ट इन द माउथ होता है। कभी कभार जब इंसान बहुत बुरा हारे ना, आप कोई भी मैच खेल रहे हो, फुटबॉल का हो, क्रिकेट का हो, एक बहुत जब वन साइडेड मैच हो जाता है ना तो मज़ा नहीं आता। अंपायर भी इंटरेस्ट नहीं लेता, प्लेयर भी नहीं लेते, क्राउड भी बोर सा हो जाता है। तो वो ये सिचुएशन यहाँ बनती जा रही है और इसकी बुनियादी वजह ये है कि जो ये डेवस्टेटिंग लॉस हुआ है इंडिया को, ये उनकी आवाम बर्दाश्त नहीं करी। क्योंकि उनकी आवाम सिंपल सवाल पूछती है, अगर हम जंग जीत रहे थे तो सीज़ फायर क्यों की? दूसरा सवाल ये पूछते हैं, अगर सीज़ फायर की तो ट्रंप ने अनाउंस क्यों की? तुम तो विश्व गुरु हो, तुम अनाउंस करते। तीसरी चीज़ वो कहते हैं कि आपने कहा था कि हम दहशतगर्दी के अड्डे उड़ा देंगे। कौन सा दहशतगर्द आपने मार दिया? बड़ी सिंपल सी बात है। एक इसमें मैं छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि साथ जो हमारा रिसर्चर है वो ऐड करवाना चाहता था, लेकिन हमने कहा था हम लाइव में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं कर ही देता हूँ। पीपीपी की जो परफॉर्मेंस है बाहर वो बहुत बुरी है। यल्दा हकीम का जो अगर इंटरव्यू है शहीद मान साहबा का वो देखें, और अगर आप दोबारा देखें हिना रवानी खर साहबा का इंटरव्यू जो था पियर्स मॉर्गन पे, वहाँ पे साफ नज़र आता है कि ये लोग तैयारी करके नहीं आते। मसलन आपके पास 1000 पॉइंट्स हैं इंडिया की हिस्टोरिक इनजस्टिसेस पॉइंट आउट करने के लिए, तो आप तैयारी करके जाएं। आप बात करें कि इंडिया के अंदर खालिस्तान मूवमेंट क्या है, नक्सल मूवमेंट क्या थी, मणिपुर में मूवमेंट क्या थी, अरुणाचल प्रदेश में मूवमेंट क्या है। आप बात करें नागालैंड में क्या हो रहा है, आप बात करें क्या कत्लो आम वहाँ पे किया है, आप बात करें 1971 में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बांग्लादेश में बनाई गई थी इंडिया की तरफ से। तो इंडिया की हिस्ट्री ऑफ वायलेंस है अगेंस्ट पाकिस्तान, और एक इंडिया की हिस्ट्री ऑफ वायलेंस है अपने लोगों के ख़िलाफ़। तो उसका वर्ड पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करना काफ़ी नॉनसेंसिकल है। अगर पिछले 25 साल देखें तो हमने तो खिदमत की है वेस्टर्न ममालिकों की, उनकी जंगें लड़ी हैं, उनके लिए खून बहाया है, उनके लिए प्लेग्राउंड बने। तो हमें इस तरह ट्रीट करना मुनासिब नहीं है। लेकिन ये लोग क्योंकि तैयारी नहीं करते, इनको शौक होता है, ये फ़ॉरेन टूर्स पे गए होते हैं। 2 इकट्ठे इंडिया और पाकिस्तान ने बॉडीज़ भेजी थी पोस्ट वॉर, एक शशि थरूर की लीडरशिप में और एक बिलावल भुट्टो की लीडरशिप पे। दोनों ने 0 रिजल्ट हासिल किए, लेट्स बी फ्रैंक, सिर्फ पैसे ज़ाया किए। ये आप ना करते। और सोशल मीडिया की एज है यार, आप बयानबाजी यहाँ से कर लें, इंटरव्यू यहाँ से दे दें, पैसे ज़रूर तुसी खर्च कर लें क्योंकि टिकटॉक्स बननी है। और मैं अब ये देख रहा हूँ कि बिलावल साहब एग्जैक्टली उसी डगर पे चल रहे हैं जिस पे इमरान खान साहब थे कि जनाब स्लो मोशन वॉक टिकटॉक्स बनवाओ और गैंगस्टर थीम्स के साथ, और मैं बहुत बड़ा बदमाश हूँ और मैंने अगले को सुना दिया, अगले को तुन दिया।
जितनी गालियां आप लोगों ने इमरान खान को दी थी कि वो पॉपुलिस्ट है, वो ये है, वो है, सारे वही टूल्स और ट्रोप्स आप आज इस्तेमाल कर रहे हैं कि यार मैं बन जाऊँ पॉपुलिस्ट, यार मैं हो जाऊँ पॉपुलर किसी तरह, लेकिन नहीं हो पाएंगे। उसकी वजह ये है, ये आपकी क्वालिटी नहीं है। इंसान को अपनी स्ट्रेंथ्स को प्ले करना चाहिए। अमान की अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ़लस्तीन का इशू बहुत ज़्यादा है मेरे से, इसलिए ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन वो हैंडल करता है। इससे मेरी को तौहीन नहीं, मेरे और स्ट्रेंथ्स हो सकते हैं, ठीक है। अब जिस तरह सलमान है वो परफेक्ट है, कुछ गलत नहीं कर सकता सिवाय दफ्तर टाइम पे आने के। आपको पता होता है इंसान की क्या कमज़ोरी होती है, ये एडिट कर दिया जाएगा। आपको पता होता है इंसान की क्या वीकनेस होती है, तो उसके मुताबिक ऑपरेट करना चाहिए। ओवरऑल बजट के अंदर कोई मेजर रिलीफ नहीं नज़र आ रही। जो सैलरी क्लास को इन्होंने रिलीफ दी है उससे आपका टैक्स कलेक्शन इम्पैक्ट होगा। FBR को अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए जो पिछले साल नहीं कर पाए थे, जब आपने वो 18% बढ़ा भी दिए हैं तो वो दोबारा लग रहा है नहीं कर पाएंगे। और अगर अचीव करने होंगे तो मेजर क्रैकडाउन ऑन बिजनेसेस करना होगा। पाकिस्तान में ऑलरेडी बिजनेसेस जो हैं वो थके हुए हैं लास्ट लेग्स में, तो उन पर क्रैकडाउन करके आप अचीव क्या करेंगे। कुछ सवाल दोस्तों खड़े होते हैं यहाँ पे। पाकिस्तान का इकोनॉमिक सोल्यूशन क्या है? इज़ इट एक्सटर्नल, इज़ इट इंटरनल? पाकिस्तान जो इतने पैसे डेट रीपेमेंट पे लगा रहा है, क्या हम इन डेट्स को रिविज़िट कर सकते हैं जिस तरह हमने IPP के कॉन्ट्रैक्ट्स को रिविज़िट किया था? क्योंकि हमारा मेजॉरिटी डेट लगभग 60 से 70% लोकल ओन्ड है। अब लोकल बिजनेसेस का जो डेट है, क्या उसको रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है दोबारा? जिस तरह हम लोन्स रोल ओवर करवाते हैं चाइना के, ईरान के और मुल्कों के, तो क्या हम अपने लोकल डेट को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि अगर हमने अपने लोकल डेट को रीस्ट्रक्चर नहीं किया तो ये मुल्क चल नहीं सकेगा। अभी भी ऑन पेपर हमारा बजट बैलेंस्ड नहीं है। हमारी आमदनी थोड़ी है और हमारे एक्सपेंस ज़्यादा बताए जा रहे हैं। इन्फ्लेटेड टारगेट्स दे के बराबर बराबर हमारा बजट ठहर रहा है। ये 26 से 27 में पता चलेगा कि हमारा कितना नुकसान हुआ है। मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि सरकार को शायद 10,000 अरब के करीब लोन्स फिर लेने पड़ेंगे लोकल बैंक्स और इंटरनेशनल बॉडी से, सिर्फ बजट के शॉर्टफॉल्स और अपने एक्सपेंडिचर्स पूरे करने के लिए। इस सारी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान जो है वो J-35 भी प्रोक्योर करने जा रहा है। इसके पैसे कहाँ से आएंगे, इसका सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता। ऑपोजिशन की जमातों ने बजट बहस करने के बजाय सिर्फ अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया। आम आदमी का कोई भी नहीं है, चाहे वो सरकार हो चाहे वो ऑपोजिशन हो। बजट पाकिस्तान का बनता है अमीर लोगों के लिए, उनके रिलीफ्स के लिए। ये वाला बजट भी इसीलिए बना है। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।